तो मेरे शेरों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 29 में, है ना। हमारा सफर जो है आज तक यहां पर पहुंच गया लेक्चर नंबर 19 तक। तो ठीक है, जो बच्चे आए हैं पहली बार उनको मैं बताऊंगा थोड़ा इन विस्तार कि हमारा चल क्या रहा है। दीक्षा कोचिंग क्लासेस का हमने चैनल खोला हुआ है, उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट पहली दफा इंक्लूड करके सारे फ्री लेक्चर्स को हम यहां पे ले रहे हैं। सारे फ्री लेक्चर्स हम यहां पे अपलोड कर देंगे, यानी कि पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पे आपको बंच, यहां पे आपको कलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि फ्री कोर्स, है ना। यहां पे ज्ञान बट रहा है बेसिकली। अगर शुद्ध हिंदी में बताओ, यहां पे ज्ञान बट रहा है, तो ले लो, लहर लूट लो, है ना। बहती गंगा में हाथ धोना कौन सी बुरी बात है, ठीक है। तो ये यहां पे हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा दरखास्त करूंगा कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्योंकि देखो बहुत लोगों को पता नहीं है, ऐसी ऑडियंस भी मेरे पास अब भी आ रही है जो कह रहे हैं अरे यार प्रतीक सर आप लेक्चर ले रहे हो केमिस्ट्री का, हमको तो पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी शेयरिंग कहीं ना कहीं कमी पड़ रही। मेरी केयरिंग तो पूरी तरह से चल रही भाई, मेरी केयरिंग तो 100% चल रही है। आपकी शेयरिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, तो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सबको बताओ कि ये हो रहा है। और जब ये होगा तो बम फटेगा, और बम फाड़ो। वो बम कब फटेगा? जब शेयरिंग करोगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से लाइक करो। देखो अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो डाउट्स को पूछो, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। तो सारा का सारा माल मटेरियल जब आपको मिल रहा है यहां पे, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 में आज हम लेंगे मेरे बच्चों बफर सॉल्यूशंस को सीखेंगे। हम बफर सॉल्यूशंस को सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर नंबर 28 में बच्चों हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कैसे होता है, यानी कि जो भी एसिड और बेस रिएक्शन से, एसिड बेस रिएक्शन से जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, उसको किसी भी वाटर सॉल्यूशन में डालने के बाद हाइड्रोलिसिस का कंटेंट कितना होता है और इसका नेचर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल किस रेंज पे होता है, उसका डेरिवेशन हमने देख लिया था कुछ वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर के, ठीक है। तो मैंने दो तो कर दिए थे मैंने, और उसी मेथड से आपको अगले दो करने बोले थे। अब लास्ट वाला था उसमें वीक एसिड, वीक बेस, है ना। वीक एसिड, वीक बेस, चलो एग्जांपल ले लो कि वीक एसिड है कोई, है ना, वीक एसिड है H और वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने ले लिया इसमें मैंने ले लिया समझो B और A, बेस और एसिड है ना। अब ये बेस वीक बेस है, ये बेस वीक बेस है और ये एसिड वीक एसिड है। तो इसका अगर रिएक्शन हो गया H2O मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट आएगा वो H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो गया, तो फिर आएगा वो एक BOH, यानी कि एक वो बेस फॉर्म करेगा, है ना। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट्स है, ये जो सॉल्ट है वीक बेस से और वीक एसिड से बना हुआ, तो इसके साथ वाटर के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद अब हम क्या देखते हैं हाइड्रोलिसिस में? हम देखते हैं कि जो भी आयंस फॉर्म होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि अगर वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स ले लिए, इसको पानी के साथ मिला दिया, तो एक OH मॉलिक्यूल्स के साथ B हो जाएगा और H के साथ A हो जाएगा, यानी कि यहां पे भी एक बेस बन रहा है और एक एसिड बन रहा है। अब इन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा तो उस सॉल्यूशन का नेचर उस तरह से होगा। अगर एसिड स्ट्रांग हुआ, एसिड के आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुए तो ये एसिडिक होगा, बेस के ज्यादा हुए तो ये बेसिक होगा। तो उसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka, Kb और K, इन चीजों को कंपेयर किया गया है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ये मैंने आपको करने बोला था, ठीक है। तो बहुत इजी था गाइस, क्योंकि सिर्फ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आपको मिक्सअप करके देखना था कि क्या है। अब हुआ ये कि एसिड और बेस फॉर्म हो गए, वो सॉल्ट्स एसिड और बेस फॉर्म होने के बाद ऐसा हुआ कि जिसका ज्यादा एसिडिक नेचर है, जिसका ज्यादा डोमिनेशन है, जिसके मोल ज्यादा हैं कॉन्सेंट्रेशन, वो सॉल्यूशन उस तरह से उसका पीएच दिखाएगा, है ना। उसकी बेसिसिटी, अल्कलिनिटी, एसिडिटी उस तरह पे उस पे डिपेंड होगी। अब बफर सॉल्यूशन मुझे आज देखना है। बफर सॉल्यूशन यानी कि क्या? बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि अगर कोई भी एसिड या बेस उस सॉल्यूशन में आ जाए, यानी कि क्या, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, बफर सॉल्यूशन यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन हम उसमें डालते हैं। हम उसमें बफर सॉल्यूशन डालते हैं क्या? पीएच मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अब अगर आप एग्जांपल देखो, आप घर पे होममेड जैम और जेलीज बनाने की कोशिश करो, जैम बनाने की कोशिश करो घर पे, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि वो तुरंत खराब हो जाएगा और
अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले, हमारा ब्लड होता है 7.3 टू 8.2 के कुछ करीब। अगर पीएच में 0.2 मार्जिन का भी इधर उधर बदलाव हो जाए तो इंसान मर सकता है। पीएच का इतना महत्व है, इंसान मर सकता है। इसीलिए कुछ ऐसे खाना होता है हमारे लिए, डाइट में एडेड होता है, जो कि उसमें बफर सॉल्यूशन मेंटेन होता है ताकि वो पीएच को मेंटेन कर सके। बफर का काम ही, बफर सॉल्यूशन का काम क्या है कि पीएच को मेंटेन कर सके। अब हम केमिकल रिएक्शन के तौर पे देखेंगे कि बफर कैसे मेंटेन करता है पीएच को। अगर मैं बोलूं कोई सॉल्यूशन मैंने बनाया है और ये फिलहाल सॉल्यूशन ये है न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन है न्यूट्रल, तो इस न्यूट्रलिटी को अगर मैंने बफर डाल दिया इसमें, तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा, यानी कि इसको न्यूट्रल पकड़ के रखेगा। अगर मैंने इसमें कुछ मार्जिन एसिड डाल दिया, कुछ मार्जिन में थोड़ा सा एसिड डाल दिया, अगर इसमें बफर ना हो, अगर इसमें बफर ना हो, तो अगर मैंने इसको इसमें थोड़ा सा भी एसिड डाल दिया तो ये पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। या मैंने इसमें एसिड ना डाल के थोड़ा सा बेस डाल दिया तो पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं बफर डालता हूं उसमें और मैं फिर एसिड ऐड करता हूं, ठीक है, तो फिर एसिड आने के बाद भी एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बफर उसको खा लेगा, बफर उसको न्यूट्रलिटी को वैनिश होने नहीं देगा। बात ये, अगर आपको सीधी भाषा में समझ में आ रहा है तो बफर क्या करेगा, अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है और मैं एसिड डाल रहा हूं इसमें, तो बफर क्या करेगा, इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा, है ना, यानी कि पीएच को मेंटेन रखेगा, चाहे कोई भी हो, एसिडिक पीएच हो, बेसिक पीएच मुझे मेंटेन रखना हो तो मैं उस तरह के बफर्स डालता हूं उसमें। अब इसी तरह से अगर मैं देखूं कि मुझे कोई भी पीएच अगर मेंटेन करा है तो उस तरह के बफर अवेलेबल है। बफर होता है दो तरह के बफर होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। दोनों बफर को हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारी सबसे क्यूरियस टॉपिक है आज का कि बफर एक्चुअली मेंटेन कैसे करता है, कि अगर कोई एसिड आ जाए, बेस आ जाए बाहर से उस सॉल्यूशन में, तो पीएच को कांस्टेंट कैसे रखता है, उसको वैनिश कैसे नहीं होने देता, वो हम आज देखेंगे एसिडिक और बेसिक बफर होने के बाद। तो बफर सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक मैंने बता दिया। एसिडिक और बेसिक को हम एक एक करके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। अगर लेक्चर का टाइम हो गया तो बंद कर देंगे, नहीं तो आगे सीखेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, वो तो कतई जहर कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। पहले इस तबाही को जान लो, इस लहर को पहले लूट लो, अच्छे से मौज मना लो। एसिडिक बफर में होता क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। एसिडिक बफर इज अ सॉल्यूशन। एसिडिक बफर को मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन को अगर मुझे बनाना है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है, is a weak acid plus the salt which it forms from a strong base. Salt which is strong from a salt which it forms from a strong base. Salt पूरा लिख देता हूं, चलो ठीक है, which it forms from a, ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब salt which it forms from a, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब ये आ गया सॉल्ट विच इट फॉर्म्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब फ्रॉम मतलब कौन, सॉल्ट किससे फॉर्म करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है इस वीक एसिड से रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्ट बनेगा, तो उस सॉल्ट का और वीक एसिड का सॉल्यूशन यानी कि एसिडिक बफर। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा बताता हूं, 3 बार बताता हूं, 4 बार, जितनी बार होगा उतनी बार बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक बफर यानी कि क्या, एसिडिक बफर दो चीजों का मिक्सचर है। पहली बात तो कौन दो चीजें, कोई भी वीक एसिड प्लस सॉल्ट जो ये बनाता है, अगर मैं इस वीक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करूं तो, अगर एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा। कोई भी वीक एसिड ले लो, चलो ले लो एसिटिक एसिड CH3COOH, ये ले लिया मैंने एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया वीक एसिड, ठीक है। सारी चीजें क्यों लिख रहा हूं, सारी चीजें इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से बना सको। CH3COOH आ गया वीक एसिड। अब वीक एसिड का मेरे को सॉल्ट बनाना है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इसी एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर लो, यानी कि CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो कोई भी, चलो मैंने ले लिया NaOH, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, इसको मैंने रिएक्ट कर लिया तो बनेगा मेरा CH3COONA, CH3CONA प्लस H2O, ऐसे बन जाएगा। तो ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया सॉल्ट। तो इस सॉल्ट को और इस वीक एसिड को, इस सॉल्ट को और इस वीक एसिड को, ये इस सॉल्यूशन को
है ना, ये है सॉल्ट मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है? याद कैसे रखना है? एसिडिक बफर अगर मेरे को बनाना है, एसिडिक बफर अगर मेरे को बनाना है, उसमें आएगा वीक एसिड, और जो सॉल्ट बनेगा वो इस वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट इस्तेमाल होगा। यानी कि ये सॉल्यूशन है बफर, एसिडिक बफर। ये सॉल्यूशन है एसिडिक बफर। एसिटिक एसिड यानी कि कोई भी वीक एसिड, और ये एसिड अगर किसी सॉल्ट के किसी बेस के साथ रिएक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और उससे जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट को, इन दोनों के मिक्सचर को मैं बोलूंगा, इस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा एसिडिक बफर। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब इसको मैं किसी भी सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये उसका पीएच मेंटेन कैसे करेगा, क्यूरियस वाली बात ये है ना। तो उस क्यूरियोसिटी के तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लो कि एसिडिक बफर होता क्या है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने। अगर पीएच निकालना है एसिडिक बफर का, तो इसका पीएच डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट है, सॉल्ट कितने पीएच का है, और जो मैं वीक एसिड यूज कर रहा हूं वो कितने पीएच का है। तो उसका एक लॉग रिलेशन है, वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पीएच इज इक्वल टू पी के ए होगा, क्योंकि एसिड है। यस, पी के ए प्लस द लोगरिथम यानी कि log टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट स्क्वायर यानी कि सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्यूशन यार आ गया बीच में। ठीक है, सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये P क्या है? P है पी के, हमको पता है ना, पी के ए क्या होगा, माइनस log टू द बेस 10 है ना। पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? माइनस log टू द बेस 10 होता है कि नहीं होता किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का? हमने सिखाया था उस दिन, मैंने सिखाया था उस दिन, है ना। याद होगा, नहीं याद होगा तो लेक्चर नंबर 26 देख लो या 27 देख लो, दोनों में दिया है मैंने रिवीजन। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू पी के ए, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच आई एम टेकिंग द लॉग ऑफ, एंड देन अगेन द लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, वापस अगर बेस आएगा, बफर सॉल्यूशन बेसिक बफर आएगा, तो उसमें आ जाएगा log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन द बेस, और यहां पे आएगा पी के बी। तो मैं वापस ये नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि बस मेरे को टर्म्स इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो अब हम लेंगे बेसिक बफर के बारे में। ठीक है, आ रहा हूं वहां पे आ रहा हूं कि भैया ये सब वर्क कैसे होता है, पीएच मेंटेन कैसे करता है, वो देखेंगे। वही तो देखना है, आज के लेक्चर का मेन मुद्दा तो वही है। लेकिन उससे पहले बफर तो सीख लो, है ना, बफर सीख लो थोड़ा सा। अब देखो बेसिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर एसिडिक बफर का वाइस वर्सा ले लो, एसिडिक बफर का वाइस वर्सा, यानी कि बेसिक बफर क्या होगा, किसी भी वीक बेस को अगर मैं उस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करूंगा जो कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद बना हुआ है, जो कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद बना हुआ है, तो उस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा बेसिक बफर। ठीक है, मतलब उसी तरह से एग्जांपल अगर आपको लेना ही है तो एग्जांपल ले लो, वीक बेस ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसको, है ना, इसको अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करूंगा और जो सॉल्ट बनेगा, यानी कि मैंने NH4OH को समझो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl से मैंने रिएक्ट करा दिया, तो फिर सॉल्ट बनेगा मेरा NH4Cl और आएगा पानी बाहर। तो ये NH4Cl हो गया मेरा सॉल्ट विच इज मेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, विच इज NH4Cl। तो NH4OH प्लस NH4Cl का सॉल्यूशन बना हुआ है, ये जो मिक्सचर है, इसको मैं बोलूंगा बेसिक बफर। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज्यादा बेसिक मैंने बताया आपको, और ये जो रिएक्शंस है ना यहाँ पे एसिड के साथ बेस के साथ, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया गया आपको NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर, यहाँ पे CH3OH और CH3OONA जो मैंने रब कर दिया है उसका मिक्सचर। ठीक है, तो फिर ये आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, जो मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ाते वक्त अगर आप टर्न बाय टर्न नोट डाउन कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्किप करके तुरंत इस पे आ जाओगे, और ये तो मैं खुद को नहीं समझा सकता, आपको फिर से क्या समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर इसलिए बोल रहा हूं स्किप मत करो, पॉइंट बाय पॉइंट देखो, चीजें समझ में आएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन आप 10वें मिनट से डायरेक्ट 20वें मिनट पे आ जाओगे तो ये दिखेगा, और इससे मैं ये वेब आपको कतई नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें मत करो। ठीक है, ऐसी चीजें मत करो, चीजें ये स्किप करना पाप है। ठीक है, ऐसे पाप मत करो, जलते दिए पे हाथ रख के कसम खा लो कि नहीं करोगे कभी। अब मैं तो देख नहीं सकता, तो चलो कोई नहीं, विश्वास कर लेता हूं आप पे। देखो तो बच्चों, बात यह है कि अब मैं बताऊंगा एसिडिक और बेसिक बफर एक्शन कैसे करते हैं। तो समझो कोई बफर, कोई सॉल्यूशन है जिसका मुझे पीएच मेंटेन करना है, और उसमें मैंने एसिडिक बफर को डाल दिया है। ठीक है,
यानी कि क्या, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसका मेरे को पीएच मेंटेन करना है। अब इसका पीएच कुछ भी हो, मुझे लेना देना क्या, मैं बस देखूंगा कि बफर एक्शन कैसे काम करता है, कि पीएच को मेंटेन कैसे रखता है। समझो मैंने एसिडिक बफर डाल दिया, इसको ही ले लो, इसको ही पकड़ लो। एसिडिक बफर है CH3COOH प्लस CH3COONA, ये एसिडिक बफर है ना, ये एसिडिक बफर है, ये मैंने इसमें डाल दिया, ये बफर मैंने इसमें डाल दिया। अब होगा क्या कि समझो कहीं से एक एसिड आ गया, कहीं से एसिड आ गया। अब ये एसिड क्या करेगा, इसकी पीएच चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन CH3COOH है जो इसके साथ, यहां पे ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो, तो CH3COH और CH3CONA, ये जो मैंने बोला था एसिडिक बफर, यही डाल देते। चलो एसिडिक बफर मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब पीएच मेंटेन होगा सॉल्यूशन का। सबसे पहली बात, ये सॉल्ट है CH3CONA, ये सॉल्ट पहले डिसोसिएट हो जाएगा पानी में डालते, पानी में डालते हुए ये सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा, CH3CONA हो जाएगा डिसोसिएट अपने आयंस में CH3COO- और Na+ में, ठीक है ना, ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा ये, यानी कि एसीटेट आयंस और Na आयंस, यानी कि ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट का, सोडियम और एसीटेट में इसके आयंस की तब्दीली हो जाएगी, है ना, ये ऐसा डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मैंने इसमें एसिड डाल दिया, यानी कि H+ आयंस, मैंने इसमें एसिड डाल दिया, तो ये जो बफर के आयंस डिसोसिएट हुए हैं, ये आयंस जो है ये CH3COO- वाला H+ को अट्रैक्ट कर लेगा और ये फॉर्म कर देगा एसिड CH3COOH, जो कि बहुत वीक एसिड है ना, ये फॉर्म कर देगा। और अगर मैंने बेस डाल दिया, मैंने बेस डाल दिया, है ना, यानी कि मुझे इस सॉल्यूशन को बेसिक करने के लिए, अब बेसिक ही होना नहीं है, यानी कि बेस मैंने डिस्टर्बेंस डाल दिया इसके अंदर कि इसमें बेस आ जाएगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बफर डाला है। तो अगर मैंने बेस डाल दिया तो ये बेस को कैसे कंट्रोल करेगा, ये जो CH3COOH है, ये क्या है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, लेकिन इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन हाई। तो अगर किसी कम मात्रा में बेस आ जाए कहीं से, यानी कि OH- आयंस आ जाए कहीं पे, तो ये क्या कर देगा, इसके इफेक्ट को नलिफाई कर देगा। नलिफाई करने के बाद इसका रिएक्शन होगा CH3COO-, ऐसे आयंस फॉर्म हो जाएंगे, और प्लस ये H और ये OH, ये रिएक्ट करके H2O बन जाएगा, पानी, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या, अगर कोई एसिड आ भी जाए, अगर कोई एसिड आ भी जाए तो इसके पीएच को हिला नहीं पाएगा, सॉल्यूशन के पीएच को हिला नहीं पाएगा, क्योंकि एसिड आने के बाद ये क्या कर रहा है, ये जो वीक एसिड है इसको बना दे रहा है, यानी कि CH3CO- जो इसमें जो आयंस बने हुए हैं, सॉल्ट के आयंस जो डिसोसिएट होकर बने हुए ना, तो इसका जो है ये पार्ट, ये एसिड के H+ आयंस को कैप्चर करके CH3COH, ये वीक एसिड बना देगा, ये वीक एसिड बना देगा। और अगर कोई बेस भी आता है तो बेस आने के बाद ये क्या करेगा, OH- आयंस के साथ इस तरह से रिएक्ट करेगा वीक एसिड। क्या वीक एसिड और बेस, एसिड और बेस का क्या होगा हाल, ये होगा CH3CO- के आयंस बना देगा और पानी बना देगा, ठीक है। तो जो भी हो रहा है, अगर मैं एसिड और बेस डाल रहा हूं तो उतना इफेक्ट हो नहीं रहा है, यानी कि पीएच एक तरह से मेंटेन हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि एसिड में बहुत ज्यादा मात्रा में डाल रहा हूं तो हो सकता है पीएच डिस्टर्ब हो जाए। तो बफर सॉल्यूशन उनके लिए होता है जो कि अगर किसी कम मात्रा में एसिड और बेस आ जाए तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैं पीएच उसमें डाल देता हूं। अब बफर में अगर जितना भी डाइल्यूट करूंगा तो बफर सॉल्यूशन इसके पीएच को चेंज नहीं करेगा। अब आप बोल रहे होगे सर आप बफर सॉल्यूशन डाल रहे हो, तो बफर सॉल्यूशन की वजह से इसके पीएच में कोई खराबी आएगी कि नहीं आएगी? बफर सॉल्यूशन से नहीं आएगी खराबी, क्योंकि एक सॉल्ट प्रेजेंट है और एक बेस प्रेजेंट है। अगर मैं इसके फॉर्मूले को देखूं तो पीएच अगर बफर का निकालूं मैं, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस, ये एसिडिक का है, log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन क्या है, एसिड है, ठीक है। तो इसका रेशियो ले रहा हूं मैं, तो डाइल्यूशन की वजह से, यानी कि जितना ज्यादा डाइल्यूट कर दूं मैं, तो ये रेशियो की वजह से, है ना, डाइल्यूशन की वजह से पीएच में चेंज नहीं आएगा। यानी कि अब देखो, अगर इसको समझना है आपको तो अच्छी तरीके से समझाता हूं। अगर कोई भी रेशियो होता है ना, कोई भी रेशियो होता है, तो अगर मैं एक चीज चेंज करता हूं तो दोनों चीजें चेंज करनी पड़ती है। यानी कि क्या, समझो अगर मैंने ले लिया 3/5 और यहां पे मुझे प्लस करना है 5/2 से,
तो अगर इन दोनों को प्लस करना है तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि रेशियो अगर मुझे मेंटेन रखना है तो दोनों का रेशियो मेंटेन रहेगा, ठीक है, रेशियो उसी में रहेगा। इसी log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, जितना सॉल्ट उतना एसिड। तो एक प्रॉपर रेशियो में इसका फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, उसी पीएच पर बफर को मेंटेन किया जाता है। तो इसी की वजह से डाइल्यूशन से पीएच में कोई फर्क नहीं आता। और अगर कोई एसिड और बेस आ भी जाए इसके कांटेक्ट में, तो फिर इस तरह से ये आयंस को ट्रैप करता है इस रिएक्शंस में, और उन आयन को ट्रैप करके इस सॉल्यूशन को, इसका पीएच को बिगड़ने नहीं देता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बफर कंसेप्ट, ये आपका बेस कंसेप्ट है। इसको लेकर के आप आगे जितने भी अगर पन्ने रीड भी कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इधर दिया है एप्लीकेशन ऑफ बफर, कि बफर कहां का यूज होता है। देखो पहली बात तो पीएच ऑफ ब्लड इन अ बॉडी इज मेंटेन्ड एट 7.36 टू 7.42। A mer range of 0.2 pH units can cause death, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ब्लड का अगर 0.2 यूनिट मार्जिन भी इधर उधर हो जाए तो इंसान की मौत हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अब यह आ गया सलाइन सॉल्यूशन। उसके बाद सलाइन सॉल्यूशन में पीएच होता है जो कि बफर होता है, जो कि आपको पीएच का मेंटेन करने को आपको मदद करता है। वापस एग्रीकल्चर में अगर सॉइल में पीएच चेंज हो जाए, वहां पे भी क्रॉप्स खराब हो सकते हैं, तो वहां पे बफर सॉल्यूशन का दिया है एप्लीकेशन। और टेक्स्ट बुक में दिया है इंडस्ट्री में पेपर, डाई, कलर, उस कलर को मेंटेन करने के लिए भी बफर सॉल्यूशन यूज होता है पीएच को। उसके बाद मेडिसिन में पेंसिलिन के लिए, पेंसिलिन जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होता, अगर है ना कुछ एडिबल भी होते हैं केमिकल्स, तो उन केमिकल्स का पीएच मेंटेन रहना जरूरी है, क्योंकि हम मिक्सिंग करते रहते हैं एसिड बेस, तो पता नहीं चलता। तो बफर मैंने डालकर रखा है तो एसिड का जो है इफेक्ट वो नहीं आएगा उसमें, इसीलिए बफर में वहां पे यूज होता है। वापस एनालिटिकल केमिस्ट्री में टेस्टिंग करने के लिए कि पीएच कहां से कहां तक है, प्रेसिपिटेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें टेस्टिंग के लिए बफर यूज होता है कि वो बफर कितना स्ट्रांग है ना। बफर बनता कैसे है और बफर का इफेक्ट क्या है, अंदर रिएक्शन होते क्या है अगर एसिड बेस आ जाए, ये सब चीजें हमने देख ली, जो कि मैं कह सकता हूं बफर बेसिक, ये सब बेसिक है, ठीक है। आगे है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि मुझे लगता है हमें अगले लेक्चर में लेना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा हो गया है। अब इसको थोड़ा रीड कर लो, मेन मतलब बफर के जितने एग्जांपल्स है उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि सारे एग्जांपल्स में आपको लॉग आएगा, तो लॉग आएगा तो नेगेटिव लॉग जब आ जाता है या रेशियो आ जाते हैं लॉग के, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो उनको आप प्रैक्टिस करो, अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, बिना कोई झिझक के आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो पूछ लो, और क्योंकि मुझे लगता नहीं लॉग में आपको कोई डाउट आएंगे, क्योंकि क्लियर यहां पे 1 to 1 दिया हुआ है। मैंने आपके न्यूमेरिकल्स पढ़े टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल, आपको बहुत ही आसान भाषा में न्यूमेरिकल्स दिया गया है, तो आप एक बार देख लोगे या एक बार आंख के नीचे से, हाथ के नीचे से आप उतार लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आज का लेक्चर हम यही इसको पूर्ण विराम देंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, और उसके बाद सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, मोलर सोल्युबिलिटी क्या है, इन कंसेप्ट्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 30 में। तो मिस मत करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, इंतजार करिए। हम मिलते दिन में आधे घंटे के लिए, तो सीरियसली ले लो कंसेप्ट्स को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा केयर करो, अपने आप आसपास पड़ोस में जितने भी है सबको बता दो, ठीक है। तो केमिस्ट्री लेक्चर में मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।